हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस धातु। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रस धातु की निरुक्ति कहाँ से हुई है, मतलब रस शब्द की निरुक्ति किससे हुई है? रस धातु से। यहाँ पे कौन सा धातु यूज हुआ है? रस धातु। और इसमें क्या लगाया है? अच। ये जो अच है वो प्रत्यय लगाया। प्रत्यय मतलब क्या? सफिक्स। रस धातु प्लस अच प्रत्यय मिलके क्या बनेगा? रस धातु। इसकी निरुक्ति के लिए कौन सा श्लोक आया है? तत्र रस गतौ धातुः अहरः गच्छति इति अतो रसः। ये सुश्रुत सूत्र स्थान का श्लोक है। क्या बताया है इसमें? जो निरंतर गतिशील रहता हो उसे रस कहते हैं। मतलब जो निरंतर गतिशील रहता है उसे रस कहते हैं। यह रस शरीर में भ्रमण करते हुए तत् धातुओं के रूप में परिणत होकर उनका पोषण करता है। तो जो रस धातु है वो क्या करेगा? पूरे शरीर में भ्रमण करेगा। नेक्स्ट धातु उसका कौन सा है? रस के बाद कौन सा आता है? रक्त। तो रस जो है वो रक्त में परिवर्तन होगा, रक्त आगे, ऐसे परिवर्तन होते होते क्या है? धातु शरीर में क्या है? पोषण होता है। शरीर का सबसे प्रथम धातु कौन सा होगा? रस धातु। पर्याय क्या है? सौम्य धातु। सौम्य धातु अब क्यों कहा है? क्योंकि स्निग्ध और शीत आदि गुणों के कारण जो रस है उसका गुण कैसा रहता है? स्निग्ध रहता है, शीत होता है। इन्हीं गुणों के कारण उसे सौम्य धातु बोला गया है। दूसरा है धातुसार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैसे पोषक अंश रहते हैं। इसमें रस धातु में कैसे रहते हैं? पोषक अंश रहते हैं जिससे शरीर का पोषण होता है, इसलिए इसे धातुसार कहा है। आहार का प्रसाद भी कहा हुआ है इसे, क्योंकि कैसे आपको पता चलेगा आगे कि आहार रस से क्या होता है? रस धातु बनता है, इसीलिए इसे आहार का प्रसाद भाग कहा है। प्रसाद मतलब जो अच्छा भाग है। आहार रस परिवर्तन हुआ रस धातु में, तो ये उसका क्या हो गया? अच्छा भाग हो गया, इसीलिए उसे आहार प्रसाद बोला गया है। आहार तेज और अग्नि संभव भी इसका पर्यायवाची शब्द है। पॉइंट है रस धातु का स्थान। स्थान में क्या बताया है? तस्य हृदयम स्थानम। उसका स्थान क्या है? प्रमुख स्थान जो बताया है हृदय बताया है। हृदय स हृदयात् चतुर्विंशति धमनी प्रविश्य ऊर्ध्वगा दश च अधोगामिन्यः चतस्रस्ति तिर्यगः कृत्सनम शरीरम। सुश्रुत सूत्र स्थान का ये श्लोक है। तो इसमें क्या बताया है? पहला ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, रस का स्थान हृदय माना गया है, प्रमुख स्थान। वह रस हृदय से 24 धमनियों 24 धमनी, अभी देखो 24 धमनी में कैसे कैसे इंक्लूड किया गया है। 10 ऊपर की ओर, यहाँ पे देखो 24 धमनियों को कौन से इससे बताया गया है? चतुर्विंशति धमनी। चतुर्विंशति धमनी मतलब क्या हो गया? 24 धमनी। ऊर्ध्वगा दश मतलब क्या हो गई? ऊपर की ओर 10। दश च अधोगामिन्य मतलब क्या हो गया? 10 नीचे की ओर। चतस्रस्ति तिर्यगाः मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 4 जो है वो तिर्यक मतलब कैसा हो गया? ऐसे ट्रांसवर्स में तिर्यक हो गया। तो ये टोटल हो गए 24 धमनियाँ, 10 ऊपर 10 नीचे की और 10 तिर्यक में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में जाता है। तो मतलब क्या है? रस जो है वो क्या? हृदय से 24 धमनियों के थ्रू पूरे शरीर में प्रविष्ट करता है और फिर उसमें पूरे शरीर में उसका संचार होता है। स्थान के लिए ये वाला श्लोक भी, अगर ये श्लोक बहुत बड़ा है या फिर आप एक इतना ही पॉइंट लिखो, तस्य हृदयम स्थानम, अगर पूरा लर्न होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये वाला श्लोक भी आप लिख सकते हो। रस वाहनाम स्त्रोतसाम हृदयम मूलम दशश्च धमन्या। तो इसमें रस वह स्त्रोतस का मूल स्थान क्या बताया है? हृदय बताया है, हृदय को मूल कहा। और क्या बताया है? दशश्च धमन्या मतलब 10 धमनी बताई है। ये हो गया मूल स्थान। ये चरक जी ने बताया है। 2 मूल स्थान बताया है, हृदय और 10 धमनी। उसके बाद स्वरूप है। स्वरूप में क्या बताया है? रसो अपि श्लेष्मवत् वृद्ध। इसका मतलब क्या होता है? श्लेष्म मतलब क्या हो गया? कफ। तो जैसे कफ की वृद्धि होती है
उसी के समान क्या होगा, रस की भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है, रस धातु कफ दोष के समान होती है। तो रस धातु कैसा रहता है, कफ दोष के समान ही होता है, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है ना कि जैसे कफ दोष की वृद्धि हो रही है वैसे ही रस की ही वृद्धि होती है। अतः रस धातु के गुण कफ दोष के समान है। तो रस धातु के जो गुण रहेंगे वो क्या रहेंगे, कफ के समान होंगे। से पंचभौतिक संगठन, पंचभौतिक संगठन तो हमने पढ़ा है सारे द्रव्य, संसार में सारे द्रव्य वो कैसे है, पांच भौतिक है, बट उसमें किसी किसी चीज़ की, किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रस धातु है वो क्या है, वो जल महाभूत प्रधान है। मतलब क्या, इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है, और जल महाभूत के प्रधानता होने के कारण ये कैसा होता है, सौम्य होता है। तो रस कैसा होता है, सौम्य। नेक्स्ट पॉइंट है रस के भेद। रस के भेद, दो प्रकार के भेद बताए हैं। तो आचार्य चक्रपाणी ने रस के दो रूपों का उल्लेख किया है। आचार्य चक्रपाणी में कौन सा बताया है, एक है स्थायी रस और दूसरा है पोषक रस। हम लोग पहले पोषक रस को देख लेते हैं, ठीक है। पोषक रस मतलब क्या होता है, इसे अस्थाई रस भी कहते हैं। पोषक रस को अस्थाई रस भी कह सकते हैं। स्थाई मतलब क्या होता है कि स्टेबिलिटी, तो अनस्टेबल है, ठीक है। पोषक गुण की अधिकता के कारण इसे पोषक रस कहा है। तो इसमें क्या है, जो पोषक रस रहता है उसमें क्या है, पोषक गुण ज़्यादा होते हैं। पोषक गुण ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसलिए इसको पोषक रस कहा जाता है। तो ये क्या करता है, जो पोषक रस रहता है वो शरीर के कोश में जाकर, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके पोषण करता है, पोषक अंश प्रदान करके क्या करता है, वो पार्ट का पोषण करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पोषक रस कहते हैं। और एक दूसरा जो है वो है स्थायी रस। स्थायी रस क्या हो गया, स्थायी रस को हम लोग पोष्य रस भी बोल सकते हैं, पोष्य रस। तो ये कैसा होता है, यह एक स्थान पर स्थिर होने के कारण स्थायी रस धातु बन जाता है। तो क्या होता है, जो पोषक रस जो रहता है वो ही किसी एक स्थान पे जब वो स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, स्थायी रस बन जाता है या फिर पोष्य रस। मतलब क्या हो गया, जो पोषक रस है वो किसी एक स्थान पे जाके, ये जो स्थान है वहाँ पे जाके क्या हो गया, स्थायी हो गया। एक स्थान में जाके स्थायी होने से क्या बन जाता है, पोष्य रस बन जाता है। तो अगर मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो पोषक रस जो होता है वो कौन सा होता है, लिम्फ हो गया, प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया, प्लाज्मा हो गया, तो ये पोषक रस में आ जाता है। उसके व्यू से हम लोग अगर सिमिलैरिटीज़ देखें तो, और अगर पोष्य रस में देखें तो पोष्य रस में क्या हो जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया। आगे क्या है, परिणमन। परिणमन मतलब क्या है, इसका जो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, रस का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। अभी यहाँ पे ये चार्ट, अगर इस आप चार्ट के फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर इसको आप चार्ट लिखने के बाद आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। रस पोषक अंश, अब ये रस पोषक अंश कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो आहार रस में। आहार रस जो है, जो आहार रस बना है, फूड का डाइजेशन होने के बाद जो आहार रस बनता है, तो वो आहार रस में क्या रहता है, रस के पोषक अंश रहते हैं। अब इस रस पोषक अंश ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये जो है रस व स्रोतस में जाके, जो रस शरीर में जो स्रोतस है, रस व स्रोतस, वहाँ पे जाके रस पोषक अंश में क्या होगा, रस आग्नि की क्रिया होगी। रसाग्नि जो है उसकी क्रिया होने पे क्या होता है, 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है, 3 तरीके का परिणमन होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, त्रिधा परिणमन। इसे त्रिधा परिणमन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें एक तो क्या हो गया, स्थायी पोष्य रस। स्थायी और पोष्य रस एक ही है, इसको हम लोग स्थूल भाग भी बोलते हैं, जो स्थूल भाग है, ठीक है, मोटा मोटा भाग है। उससे क्या बनता है, उपधातु बनते हैं। एक धातु हो गया, दूसरा उपधातु। तो उपधातु में कौन सा बनेगा, स्तन्य बनता है और रज।
MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये आगे मतलब आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो आपको बराबर पता रहना चाहिए कि कौन से धातु का कौन सा उपधातु है। तो उपधातु अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उपधातु यहाँ पे क्या बन गया, स्तन्य और रज हो गया। दूसरा क्या बनता है, अणुभाग, जो स्मॉल पार्ट जो रहता है, जो सूक्ष्म भाग, अणुभाग जो मतलब सूक्ष्म भाग जो बनता है वो क्या रहता है, रक्त धातु के लिए जो पोषक अंश है वो बनता है। तो कैसे, रस धातु के बाद कौन सा धातु बनता है, रक्त धातु, तो उसका जो पोषक अंश है वो यहाँ से बनेगा। और थर्ड पार्ट जो बनता है ये क्रिया होने के बाद क्या, कौन सा बनता है, मल। थर्ड पार्ट में बनेगा मल। तो मल में भी दो टाइप का हो गया, एक तो हो गया स्थूल मल होता है और एक सूक्ष्म मल होता है। तो जो स्थूल मल है उसमें क्या बनता है, कफ, और जो सूक्ष्म मल है वो क्या बनता है, क्लेद। उसके बाद क्या है, परिणमन काल। तो अभी ये परिणमन जो हमने देखा है, जो ये मेटाबॉलिज्म होने के रस कैसे बनता है, तो उसके लिए काल क्या बना है, रस धातु बनने का काल क्या बताया है, चरक जी ने बताया है एक दिन बताया है, एक दिन बताया है, और सुश्रुत जी ने भी एक दिन बताया है। तो एक दिन मतलब क्या हो गया, हमारे 24 आवर्स। तो मतलब आहार रस से पूरा, आहार रस के बाद पूरा क्या बनेगा, एक दिन लगता है, किससे, रस धातु को बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है, कर्म। कर्म में बताया है रसः तुष्टिम प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। सुश्रुत सूत्र स्थान का ये श्लोक है। इसमें क्या बताया है, रस शरीर को तुष्टि मतलब क्या है, प्रसन्नता। तुष्टि मतलब क्या होता है, प्रसन्नता लाता है, शरीर में प्रसन्नता लाता है। तुष्टि मतलब हो गई तृप्ति प्रदान करता है। प्रीणनम मतलब अभी क्या हो गया, रस क्या करता है, वो जो है शरीर में तरलता लाता है, शरीर में तरलता लाने का कार्य करता है। मतलब जो शरीर में जो धातु है उसको क्या करता है, सक्रिय करता है। सक्रिय करना मतलब क्या हो गया, फिजियोलॉजिकली एक्टिव बनाता है। शरीर के जो भी धातु है उसको क्या करता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव मतलब सक्रिय बनाता है। कौन, रस धातु। यही होता है उसका प्रीणनम कर्म। ये क्या होता है, प्रीणनम कर्म। रक्त पुष्टिम च करोति। और क्या, और कौन सा कर्म है, रक्त की पुष्टि करना। रक्त जो धातु है उसकी पुष्टि करता है। जैसे हमने देखा था रस के जो प्रीणनम है, प्रीणन, उसमें हमने देखा था क्या होता है, रस जो है, रस पोषक अंश, उस पर क्या होता है, रसाग्नि की क्रिया, रस व स्रोतस में रसाग्नि की क्रिया होकर प्रसाद अंश में मैंने आपको बताया त्रिधा परिणमन होता है। उसमें क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में रक्त पोषक अंश का निर्माण होता है, मतलब रक्त का नरिशमेंट होता है। वही हो गया, क्या हो गया, रक्त पुष्टि करने का कार्य। तो ये हो गए तीन कार्य। कौन सा हो गया, एक तो तुष्टि हो गई, एक प्रीणनम हो गया, और एक हो गया रक्त पुष्टि करता है। और आगे सुश्रुत ने और भी कर्म बताया है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जो दलहनाचार्य है, दलहन है, वो क्या बोलते हैं, जो तर्पण करना मतलब क्या होता है, वही प्रीणन करना होता है। तर्पण इक्वल टू प्रीणन, ऐसा किसने बताया है, दलहन ने। उन्होंने क्या बोला है, तर्पण करना मतलब क्या होता है, प्रीणन करना। तो सुश्रुत ने और कौन से पॉइंट्स बताए कि रस क्या करता है, रस तर्पयति, वर्धयति, धारयति, और एक और पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है तर्पण। तर्पण मतलब क्या हो गया, रस धातु जीवन की प्रत्येक अवस्था में शरीर का तर्पण करता है। प्रत्येक अवस्था मतलब कौन से हो गए, तीन अवस्थाएं होती है, एक बाल्यावस्था होता है, एक तरुणावस्था होता है, और एक वृद्धावस्था होता है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं, उसमें क्या करता है, शरीर का पोषण करता है, शरीर का नरिशमेंट करता है। शरीर की प्रत्येक कोशा में पोषक द्रव्य, मतलब जो भी सेल है, प्रत्येक सेल है, प्रत्येक टिश्यू में क्या करता है, पोषक द्रव्य पहुंचाने का कार्य करता है रस। यही हो गया उसका तर्पण कर्म। वर्धयति मतलब क्या हो गया, रस धातु बाल्यावस्था में शरीर का वर्धन करता है।
तो बाल्यावस्था हो गई, जो चाइल्डहुड एज रहता है उसमें क्या करता है, जो है बच्चों के शरीर का क्या है, वो वर्धन करता है। रस धातु बाल्यकाल में आवश्यक सभी पोषक तत्वों की को शरीर के धातु और उपधातु में निरंतर पहुंचाती रहती है, जिससे शरीर का समुचित विकास होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमें पता है बाल्यावस्था में क्या है, जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो उसके लिए जो भी पोषक तत्व है वो कौन प्रदान करता है, रस धातु प्रदान करता है। नेक्स्ट है धार्यति। धार्यति मतलब क्या हो गया, युवावस्था में शरीर का समुचित विकास हो चुका होता है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया रहता है युवावस्था में। इसलिए इस काल में उपादानों, दोष, धातु, मलों को स्थिरता प्रदान करने का कार्य रस द्वारा होता है। तो ये जो है काल है, युवावस्था काल में क्या करता है, जो शरीर के दोष हैं, धातु है और मल है, उसको क्या स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, रस करता है। कर्म कौन सा बताया है, याप्यति। याप्यति यापन कर्म मतलब क्या हो गया, वृद्धावस्था में शरीर क्षीण हो जाता है, अर्थात इस अवस्था में शरीर के धातु, उपधातु, दोष एवं मल में क्षीणता आ जाती है। मतलब वृद्धावस्था में क्या होते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस मतलब दोष, धातु, मल और जो धातु है वो क्या होते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। तो रस धातु इन सबको क्षीण होते हुए भी नष्ट होने से बचाती है। तो वो जो धातु, मल, दोष है उन सबको नष्ट होने से वो बचाने का जो कार्य करती है उसी को क्या बोलते हैं, यापन कर्म, याप्यति। प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी बताई गई है, 9 अंजलि। अब 9 अंजलि, अंजलि मतलब क्या हो गया, जो दोनों हाथ को जब हम लोग मिला देते हैं उसके बाद, मिलाने के बाद जो वो रिक्त स्थान बचता है, मतलब ये जो अमाउंट इसमें दोनों मिलाने के बाद जो रिक्त स्थान बचता है वो क्या होता है, 1 अंजलि। तो वैसे आप कर लो उसका 9 टाइम्स, मतलब क्या हो गया, 9 अंजलि। ये इतना क्या होता है, रस का प्रमाण होता है। रस वृद्धि लक्षण। रस वृद्धि लक्षण में क्या श्लोक बताया है, रसो अति वृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रसेकम छबादयति। सुश्रुत सूत्रस्थान का ये श्लोक है। इसमें क्या बताया है, रस की जब वृद्धि होती है, रस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हृदयोक्त क्लेद, हृदय में उत्क्लेद होता है। मतलब क्या होता है, हल्लास होना, जी मचलना, इसी को हम लोग हल्लास को बोलते हैं, नौजिया होना। तो ये क्या हो गया, हल्लास होता है, जी मचलता, हृदय में उत्क्लेद। उसके बाद क्या बताया है, प्रसेक। प्रसेक मतलब क्या हो गया, लाला स्राव होता, मतलब सलाइवेशन, एक्स्ट्रा ज़्यादा जो अमाउंट में सलाइवा निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रसेक। और अष्टांग हृदय ने और भी कुछ मतलब बताए हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं कि सिम्टम्स क्या दिखते हैं रस की वृद्धि होने के बाद। प्रसेक वही एक्स्ट्रा सलाइवेशन होता है। आलस्य मतलब कि आलसपना, गौरव हेवीनेस, श्वेतत्व। श्वेतत्व मतलब क्या हो गया, जो शरीर में है वो वाइटनेस आ जाती है। शैत्य मतलब क्या होता है, शरीर का ठंडा होना, ठंडा होता है। अंगों में शरीर शिथिलता मतलब ढीलापन हो जाता है। श्वास होता है, कास होता है, खांसी। अधिक निद्रा, बहुत ज़्यादा निद्रा आती है। तो ये कौन से हैं, रस वृद्धि के लक्षण। तो आप ये वाला श्लोक लर्न कर लो, ये 2 पॉइंट्स लिखो और आप ऐसे लिख सकते हो, अष्टांग हृदय में भी और कौन से पॉइंट्स बताए कि उन्होंने ये पॉइंट बताए कि भाई रस वृद्धि होने से क्या होता है। बट श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। पॉइंट है रस क्षय लक्षण। तो रस क्षय लक्षण में क्या कहा है, रसे रोक्षम भ्रमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये श्लोक है। तो इसमें क्या बताया है, रस क्षय होने से कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पहला है रुक्षता। रुक्षता मतलब क्या हो गया, शरीर में रफनेस बढ़ जाती है। श्रम, श्रम मतलब क्या होता है कि थकावट आती है, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो उनको थकान महसूस होता है। शोष मतलब क्या हो गया, शरीर में कृष्णता आ जाती है, ग्लानि हो जाती है। शब्द असहिष्णुता मतलब जो ऊंचा स्वर है, हाँ 1 मिनट, ग्लानि मतलब क्या हो गया, ग्लानि मतलब हो जाएगा, आप एक तरीके से लिखो थकान आ जाना, फटीग होना।
वीकनेस रहता है तो उसी को ग्लानि बोलते हैं। शब्द असहिष्णु मतलब उच्च स्वर का सहन ना होना, तो उनको जो ऊंचा स्वर है वो सुनना पसंद नहीं होता, वो उससे सहन नहीं होता, तो ये हो गया शब्द असहिष्णुता। और सुश्रुत ने और भी क्या बताया है, रस क्षय होने से क्या होता है, हृदय में पीड़ा होती है, सारे अंग या फिर हस्तपाद में क्या होता है, कंपन होता है, शून्यता मतलब कि नमनेस आती है, और प्यासा लगता है, तृष्णा मतलब प्यास लगती है। तो ये था रस क्षय। इसके आगे अष्टविध सार। अष्टविध सार क्या होता है, मनुष्यों के बल को जानने के लिए आचार्यों ने सार बताए हैं। तो मनुष्य का बल, जो हमारा जो शक्ति है, उसको जानने के लिए क्या है, सार बताए गए हैं। तो आचार्य चक्रपाणि ने सार को किसी धातु का शुद्धतर रूप, मतलब जो कोई धातु है, हमारा रस है, रक्त है, ये जो धातु है उसका जो सबसे प्योरेस्ट जो शुद्ध का रूप है उसको क्या बताया है, सार बताया। ऐसा कौन कहते हैं, आचार्य चक्रपाणि। अमरकोशकार क्या कहते हैं, सार को बल एवं स्थिरता का द्योतक मानते हैं। तो बल और स्थिरता का द्योतक मतलब कि ये बल और स्थिरता को दर्शाता है। तो 8 सार, अष्टविध सार मतलब कि 8 सार कौन कौन से हैं, त्वक सार, त्वक सार मतलब कि रस सार ही होता है, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। तो ये है 8 सार। अष्टविध सार में अभी अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, सब सारों से युक्त जो पुरुष होता है, मतलब जिस पुरुष में ये हमें 8 सार दिखाई देते हैं, ऐसा पुरुष कैसा रहता है, परम गौरव युक्त रहता है, सभी आरंभों मतलब जैसे वो आशावान रहता है, सहिष्णुता रहती है उसमें, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है, स्थिर लगन वाला होता है, मतलब हर क्षेत्र में वो श्रेष्ठ रहता है, उसमें बुद्धि रहेगी, उसमें हेल्थ रहेगा, आशावान रहता है, दुख को सहन करने की उसमें शक्ति रहती है, उसके पास धन रहता है, संपत्ति रहती है, इससे परिपूर्ण व्यक्ति कैसा रहता है, सब सारों से युक्त रहता है, ऐसा हमें पता चलता है। ये सार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं, मतलब क्या हो गया, हमारे पास 8 सार हैं। तो सबसे पहला सार कौन सा आता है, त्वक सार। त्वक सार से श्रेष्ठ कौन रहेगा, रक्त सार। रक्त सार से कौन रहेगा, मांस। मांस सार से मेद सार। मेद से अस्थि। अस्थि से मज्जा, फिर शुक्र सार, और लास्ट में सबसे उत्तम क्या हो गया, सत्व सार। तो मतलब क्या हो गया, उत्तर वो श्रेष्ठ रहते हैं, मतलब ऐसे। तो सबसे श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, सत्वसार, और सबसे कम जो होगा वो त्वकसार होगा। इसके आगे क्या बताया है, त्वकसार पुरुष के लक्षण। तो ओवरऑल हमने अष्टविध सार का मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि मतलब कि सार क्या होता है, सार कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 कौन कौन से सार होते हैं। इसके आगे जो रस धातु है उसको डल्हन ने क्या कहा है, वही जो है वो त्वकसार है। त्वकसार एंड रससार इज सेम अकॉर्डिंग टू डल्हनाचार्य। तो त्वकसार के पुरुष में ये जो सुश्रुत जी ने कौन सा बताया है, सुप्रसन्नम मृदुत्वग्रोमाणम त्वकसारम विद्यादिति। तो सुश्रुत ने क्या बताया है कि जिनकी त्वचा एवं रोम, मतलब त्वचा है एंड जो रोम होता है वो कैसा होते हैं, सुप्रसन्न होने चाहिए, मतलब वो हेल्दी होने चाहिए, चेयरफुल होने चाहिए, और मृदु होने चाहिए, मतलब सॉफ्ट होने चाहिए। तो ऐसे पुरुष कैसे रहते हैं, वो त्वकसार रहते हैं। चरक ने क्या बताया है कि जो पुरुष त्वकसार रहते हैं उनमें क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं। देखो उनकी त्वचा कैसी रहती है, स्निग्ध रहती है, श्लषण स्मूथ रहती है, मृदु मतलब सॉफ्ट रहती है, प्रसन्न दिखाएगी, सूक्ष्म मतलब कि थिन पतली रहती है, गंभीर मतलब कि डीप रूटेड रहेगी, बहुत अंदर तक के रहेगा उसके रूट्स, सुकुमार मतलब सॉफ्ट हो गया, रोम वाली होती है उसमें रोम रहेंगे, त्वचा में ये जो रहते हैं रोम रहेंगे, प्रभा युक्त रहती है मतलब कि चमकदार बताया है। आगे क्या बोला है, इस प्रकार का सार पुरुष ऐसा मतलब जो
जो पुरुष है उसमें उसकी त्वचा ऐसी ऐसी जो रहेगी, वो पुरुष कैसा रहता है, उसमें वो सुख रहता है, मतलब उसको सुख रहता है, सौभाग्य भी रहता है उसके पास, मतलब उसके पास गुड लक रहता है, ऐश्वर्यवान रहता है, उपभोग रहते हैं उसके पास बुद्धि रहती है, नॉलेज रहता है, विद्या रहती है, आरोग्य रहता है, हेल्थ है, प्रसन्नता वो रहता है, और वो दीर्घायु रहती है, उसकी आयु जो है लंबी आयु रहती है। तो मतलब जो त्वकसाल पुरुष रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें वो सुखी रहता है, सौभाग्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता और दीर्घायु से परिपूर्ण रहता है। तो ये था हमारा त्वकसार पुरुष के लक्षण। सार परीक्षा का प्रयोजन। तो चरक क्या बोलते हैं कि कभी कभी ऐसे रोगी रहते हैं कि वो मांस धातु से पूरे हष्टपुष्ट रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं, फिर भी वो रोगी का जो बल रहता है ना वो बहुत अल्प रहता है। फिर कभी ऐसे दिखते हैं कि कोई दुबला पतला सा है और छोटा है, ऐसा जो रोगी रहता है वो बहुत बलवान रहता है। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए क्या है, सार परीक्षा बताई गई है, रोगी में सार परीक्षा, जिसे हमें उनका सही बल जो है पता चलता है। वीडियो एंड करने से पहले हम एक थॉट पढ़ लेते हैं। तो आज का थॉट है, बी दैट स्टार विच शाइन्स ब्राइटेस्ट इन द क्राउड ऑफ 1000। तो हमें वो स्टार बनना है जो कि 1000 ऑफ स्टार्स में सबसे ज़्यादा शाइन करता है। Yeah, that's all for this video. I hope you liked this video and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.